उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे गोरक्षनाथ मंदिर। महायोगी गोरक्षनाथ का किया दर्शन पूजन। त्रिवेंद्र रावत ने सीएम योगी से की भेंट। तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 20 लाख पार। अब तक 40 लाख से अधिक यात्री करा चुके हैं पंजीकरण। धीरेन्द्र शास्त्री पर की अमर्यादित टिप्पणी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर आक्रोश। यमुना घाटी के व्यापारियों ने बाजार बंद किया। व्यापारियों ने आज बाजार बंद का किया ऐलान। मुरादाबाद मंडल में दून समेत सभी रूटों पर बगैर कवच दौड़ रही हैं ट्रेनें। हादसे का जोखिम बरकरार। बेमौसम बारिश से प्रदेश में फसलों को करोड़ों का नुकसान। विभाग ने शासन को भेजी रिपोर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देने और नए निवेशकों को लुभाने के लिए राज्य में नवंबर या फिर दिसंबर में इन्वेस्टर्स समिट आयोजित होगी। इसके साथ ही सरकार अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को रिझाने के लिए दुबई और सिंगापुर में रोड शो भी आयोजित करने जा रही है। धामी सरकार इन्वेस्टर समिट के लिए काफी उत्साहित है। सीएम धामी ने इस संबंध में बैठक करते हुए सभी अधिकारियों को समय से पहले सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। और सीएम धामी ने बताया कि राज्य में इन्वेस्टर समिट के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध किया है। पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। बता दें कि राज्य में साल 2018 में भी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, जिसका शुभारंभ भी पीएम मोदी ने किया था। और अब ऐसे ही एक इन्वेस्टर समिट धामी सरकार भी कराने जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देने और नए निवेशकों को लुभाने के लिए राज्य में नवंबर या दिसंबर में इन्वेस्टर्स समिट आयोजित होगी। इसके साथ ही सरकार अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को रिझाने के लिए दुबई और सिंगापुर में रोड शो भी आयोजित करने जा रही है। धामी सरकार इन्वेस्टर समिट के लिए काफी उत्साहित है। सीएम धामी ने इस संबंध में बैठक करते हुए सभी अधिकारियों को समय से पहले सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने बताया कि राज्य में इन्वेस्टर समिट के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध किया है। पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। तो वहीं सरकार से लेकर संगठन तक सीएम धामी के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। देखिए, इन्वेस्टर समिट होना है। इन्वेस्टर समिट सक्सेसफुल हो और प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ें, एक माहौल बने, उसके लिए सरकार प्रयासरत है। और मैं समझता इसका विरोध नहीं होना चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए कि प्रयास हो रहे हैं। त्रिवेंद्र जी के समय भी इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसके बाद काफ़ी निवेश यहाँ पर आया और उसके बाद फिर प्रयास हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये सकारात्मक चीज़ें हैं। हर चीज़ का विरोध करना राजनीतिक कारणों से उचित नहीं है, उनको भी इसका स्वागत करना चाहिए। बता दें कि राज्य में साल 2018 में भी इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया था, जिसका शुभारंभ भी पीएम मोदी ने किया था। इस इन्वेस्टर्स समिट में 1,20,000 करोड़ के राज्य में निवेश का दावा किया गया था। हालांकि धरातल पर ऐसा देखने को तो नहीं मिला। हालांकि अब एक बार फिर से ऐसे ही एक इन्वेस्टर समिट धामी सरकार भी कराने जा रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि पहले इन्वेस्टर समिट में भी जनता को ऐसे झूठ सपने दिखाए गए थे और अब एक बार फिर से सरकार ऐसा कर रही है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार का ये फैसला राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ाने वाला फैसला है। राज्य पहले ही कर्ज के बोझ तले दबा है। रावत जी के टाइम पर 60 से 70 करोड़ रुपए की लागत से 2 या 3 दिन यहाँ इन्वेस्टर समिट चला और 1,40,000 के MOU साइन होने की बात इनके सभी पदाधिकारियों और प्रवक्ताओं के द्वारा मीडिया चैनल्स में गला फाड़ फाड़ कर बताया गया। लेकिन धरातल पर 20,000 करोड़ भी नहीं उतरा। अगर उतरा होता तो हमारे लाखों की संख्या में युवा जो हैं वो सड़कों पर लाठियों से मार नहीं खा रहे होते, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ बेरोजगारी नहीं होती। और अब फिर हम सुन रहे हैं कि धामी सरकार भी इन्वेस्टर समिट करा रही है। इसके नतीजे तो आने वाले दिनों में ही पता लगेंगे। लेकिन ये जो रोड शो की बातें सुनने में मिल रही हैं कि सिंगापुर और किसी देश में ये रोड शो करेंगे, तो रोड शो से कब कोई इन्वेस्टर आया है? घर में नहीं दानी और अम्मा चली बुनानी। और दूसरा कहते हैं कि फूक झोपड़ी और देख तमाशा। जिस राज्य का कुल राजस्व प्राप्ति 50,000 करोड़ से कम हो और उस राज्य पर 80,000 करोड़ का इस समय और अगले साल का लक्ष्य 1 लाख करोड़ कर्ज का है,
जिस राज्य के कर्मचारियों के वेतन पर 18,000 करोड़ का हर साल सरकार कर्ज लेती हो, और जिस राज्य के बजट में केंद्र सरकार 10,000 करोड़ की कटौती करने जा रही हो, स्मार्ट सिटी के 500 करोड़ की कटौती कर दी, जोशी मठ के लिए 2,000 मांगे, वो पैसा केंद्र ने नहीं दिया, चार धाम यात्रा के लिए भी इन्होंने 1,000 करोड़ की मांग की, वो पैसा नहीं दिया, खनन की इनकम में अभी जो कल कैबिनेट की बैठक हुई उसमें फेरबदल करके उसके जो जुर्माने की रकम थी वो आधी से भी कम कर दी। कुल मिलाकर राज्य में होने वाली इन्वेस्टर्स समिट से पहले ही विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष के सवालों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल ये है कि क्या राज्य में निवेश बढ़ाने का इन्वेस्टर्स समिट ही एकमात्र रास्ता है? क्या त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में हुई समिट से राज्य में निवेश बढ़ा? क्या सरकार का एक बार फिर इन्वेस्टर समिट कराना राज्य में बोझ बढ़ाने वाला फैसला नहीं है? देखना होगा हमें सरकार के इन्वेस्टर समिट से राज्य में कितना निवेश आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। और उत्तराखंड में 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने उत्तराखंड में महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। भाजपा के इस महाजनसंपर्क अभियान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कटाक्ष किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि जनता समझ चुकी है, भाजपा कितने ही अभिमान चला ले उसका लाभ उसे नहीं मिलेगा, और भाजपा के नेता जब लोगों के घर जाएंगे तो उन्हें जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। महंगाई, बेरोजगारी, भर्ती घोटाले समेत कई सवाल जनता भाजपा के नेताओं से पूछेगी। कांग्रेस भी इंतजार कर रही है कि भाजपा के नेता जनता के बीच जाएं और जनता के सवालों का सामना करें। कोई भी तैयारी कर रहे हैं। हमारी अपनी तैयारी हमने चिट्ठियों के माध्यम आज की चिट्ठी से शुरुआत भी की। हम घर घर अभियान में भी हैं, और मैंने जो अभी तक पकड़ा है लोगों से, लोग 2-3 चीज़ों को पकड़ना चाहते हैं। लोग अंकिता के बारे में प्रश्न इनसे करना चाहते हैं। लोग भर्ती घोटाले में जिस तरीके से बॉबी पवार और उसके साथियों की पिटाई करी गई उसके बारे में प्रश्न करना चाहते हैं। वो अहम फैसले ले जाते हैं। एक गरीब को मारने वाला, जिसमें अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों के 50-50, 40-40 साल से बने हुए आसानियों को तोड़ने का निर्णय लिया जाता है। दूसरी तरफ जो चोर हैं, जो गुंडे और बदमाश हैं, जो खनन माफिया हैं, उनको जो टैक्स पड़ता था या उनके ऊपर जो दंड लगाया जाता है, दंड 18 से 12 और 12 से 5 या 6 रुपया कर दिया है। चोरों को छूट दे रहे हो, गरीबों को बेघर कर रहे हो, तो इन सब विषयों पर लोग इनसे प्रश्न करने वाले जाए तो सही। हम तो इंतजार कर रहे हैं कब जाएंगे। हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध दक्ष प्रजापति मंदिर और ऋषिकेश के नीलकंठ मंदिर में अब छोटे वस्त्र पहनकर आने वाली युवतियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से जुड़े इन दोनों मंदिरों में ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इन मंदिरों में केवल उन्हीं युवतियों को प्रवेश दिया जाएगा जिनका शरीर 80% ढका होगा। इसकी विधिवत रूप से घोषणा की गई है कि मंदिर में आते समय वस्त्रों का विशेष ध्यान रखें। आपको बता दें कि पंचायती अखाड़ा श्री महंत रविंद्रपुरी का कहना है कि छोटे वस्त्र पहनकर मंदिरों में युवकों को प्रवेश नहीं दिया जाता है। दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में ये देखने को मिला है, क्योंकि आजकल समाज में जो प्रचलन चल रहा है उस पर सचेत रहने की आवश्यकता है। इसलिए मेरे द्वारा श्रद्धालुओं से अपील की गई है। के अनेकों मंदिरों में ये परंपरा रही है, और आज भी दक्षिण भारत से लेकर के मध्य भारत, महाराष्ट्र आदि राज्य में अभी पिछले दिनों ये हुआ है। आजकल जो समाज में एक प्रचलन चल रहा है उस पर सचेत रहने की आवश्यकता है। तो इसके लिए मैंने आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि जो माताएं बहनें अपने परिवार के साथ में युवा अवस्था की कन्याएं जो आती हैं, उनके जो वस्त्रों का पहनावा है वो थोड़ा ठीक होना चाहिए। तो उसके लिए ये कहा गया, कई बार ऐसे वस्त्र पहन करके कई बार ऐसी आपत्तिजनक स्थितियाँ दिखती हैं, समाज में उससे एक अलग ढंग का संदेश जाता है। हरिद्वार के श्री दक्ष प्रजापति मंदिर में व ऋषिकेश के श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया है कि 80% शरीर ढके रहने पर ही मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा, और ये बहुत ही अच्छा समाचार है। हल्द्वानी में साल 2018 में 28 फरवरी को तत्कालीन लोकसभा सांसद भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा काठगोदाम पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट कार्यालय का लोकार्पण किया गया था। तब लगा था कि आगामी आने वाले दिनों में इसका कायाकल्प हो जाएगा, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी यहां पर अभी भी पासपोर्ट बनवाने आने वाले लोगों की खासी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। यहाँ ना तो पीने का पानी है और ना ही बैठने के लिए बेंच या कुर्सी आदि। बारिश में तो और भी ज्यादा बुरा हाल हो जाता है, जब कमरे में लोगों की भीड़ नहीं समा
पाती और लोगों को छाता लेकर कार्यालय के बाहर ही खड़ा होना पड़ता है। जब लाइन में लगे लोगों को घंटों बाहर खड़े होकर पसीना बहाना पड़ता है। यहाँ तक कि कार्यालय में भी भीषण गर्मी में मात्र एक पंखे के सहारे कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। के आज के हमारे अपॉइंटमेंट है 61 हैं टोटल, जिसमें नॉर्मल और रीशू केस और 5 पीसीसी होती हैं। ये स्पेशल जो है मिनिस्ट्री के आदेश पे ये सैटरडे को ऑफिस खोले जा रहे हैं, जिससे एप्लीकेंट को जो लंबी डेट मिलती थी तो नज़दीकी डेट मिलने लगे। एक तरफ तो सरकार ने हमें काफ़ी सुविधाएं दी है कि पासपोर्ट बनाने के लिए हमें देहरादून जाना पड़ता था, उस चीज़ से हमें निजात मिली है। तो यहाँ पर ये सुविधा सरकार द्वारा हमें उपलब्ध कराई है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ यहाँ पर अनियमितताएं हैं, जैसे पीने का पानी नहीं है, काफ़ी देर तक लोग यहाँ पर बैठते हैं और प्रॉपर बैठने का स्थान नहीं है। छोटी सी यहाँ पर जगह है जिसमें 5-7 लोग अंदर आ सकते हैं, बाकी जो लोग हैं वो उनको बाहर धूप में खड़ा रहना पड़ता है। और जैसा मुझे सर ने बताया कि 65 लोगों की पासपोर्ट एक दिन में बन पाते हैं, तो ऐसे में आप मान के चलिए 5-6 लोग अंदर बैठ पाते हैं, 60 लोगों को बाहर बैठना पड़ता है धूप में, गर्मी में, बरसात में। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब से हम यहाँ आए 1 घंटा हो चुका है, लेकिन यहाँ कहीं भी कुछ भी बैठने की सुविधा नहीं है लोगों के लिए। काफ़ी लोग खड़े हैं और जो अंदर से आवाज़ भी दे रहे हैं तो हमें सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और यहाँ काफ़ी धूप है जिसकी वजह से आप बाहर भी खड़े नहीं हो सकते हैं। धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को सौगात दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। अब से राज्य कर्मचारियों का डीए बढ़कर 42% हो गया। प्रदेश के करीब 3 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। शुक्रवार शाम वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने डीए बढ़ोतरी के आदेश जारी किए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीती 22 मई को डीए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। लक्सर में हजरत शाह मोहम्मद शाह और काठा पीर की दरगाह पर 6 दिवसीय सालाना उर्स मेले की शुरुआत हो गई। लक्सर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल व पुलिस क्षेत्राधिकारी मनोज ठाकुर ने दरगाह की जियारत कर चादर चढ़ाकर अमन चैन की दुआ मांगी है। इसके बाद उन्होंने मेले की तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही ठेकेदारों के साथ बैठक भी आयोजित की है। पूरा प्रबंध यहाँ पे किया जा चुका है और अभी हमारे एसडीएम साहब और सीओ लक्सर यहाँ पे आए थे और पूरे मेले का निरीक्षण भी किया है और सारी व्यवस्था सुचारू रूप से अभी शुरू हो चुकी है और कल से हमारा मेला प्रारंभ हो रहा है। तारीख से पवित्र काठा पीर दरगाह का मेला प्रारंभ होने जा रहा है। ये 5 दिवसीय मेला है। इन 5 दिनों में उत्तर प्रदेश से लेकर के विभिन्न राज्यों के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और बड़ी मान्यता है यहाँ पे दरगाह की। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और पूरे 5 दिन 6 दिन का जो मेला चलेगा उसमें लगभग 10 से 15 लाख लोग यहाँ पे दरगाह में सम्मिलित होते हैं और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं देखने के लिए यहाँ पे सीओ साहब और हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और सारी व्यवस्थाएं प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हो रही हैं और झूला चरखी जो मेला लगता है उसकी पूरी तैयारियां हैं और जो रास्ते हैं किस तरीके से फायर की गाड़ियां अंदर आएंगी उस चीज़ों को यहाँ पे जगह प्रॉपर देखी जा रही है। आपने बताया कि ये मेला अगले 5 दिन तक चलेगा, तो इसमें सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सबसे पहले तो जो झूले वाले हैं, जो दुकान वाले हैं, इन्हें प्रॉपर स्पेस रखने के लिए, फायर के इंतज़ाम रखने के लिए हमारी फायर टेंडर भी लगेगी। इन्हें भी कहा गया कि रेत वेत अपने पास रखेंगे और जो झूले हैं उनका PWD से सर्टिफिकेट लगेंगे कि वो प्रॉपर रूप से चलने लायक हैं या नहीं है। इसके अलावा जो हमारा क्राइम से रिलेटेड है, हमारी ड्यूटियाँ रहेंगी, PAC रहेगी और जैसा उसमें आवश्यक कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो सूचनाएँ आएंगी उस पर हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। दूसरा, इन्हें सोशल मीडिया पे कोई भी प्रचार प्रसार अनावश्यक रूप से करता है जो किसी भी मजहबी रंग को लेके होता है तो तुरंत हमें तत्काल सूचित करने को बताया। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रोकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रामनगर से दिल्ली जा रही उत्तराखंड परिवहन निगम की एक बस नेशनल हाईवे 309 ग्राम टांडा के पास एक डिवाइडर से टकराकर सड़क पर ही पलट गई है, जिसके बाद बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस व ग्रामीणों की मदद से बस में सवार यात्रियों को जीवनदायिनी 108 एम्बुलेंस व अन्य वाहनों की मदद से उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां मौजूद चिकित्सकों के द्वारा घायलों को उपचार करने के बाद घायलों को नया गांव की हालत
गंभीर होने के चलते उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बाकी अन्य घायलों को उपचार देने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मामले में पुलिस और परिवहन निगम के अधिकारियों के द्वारा घटना के कारणों की जांच की जा रही है। तो वहीं बस में सवार घायल एक यात्री ने बताया कि एक बाइक सवार द्वारा ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर बड़कोट बाजार में उग्र आंदोलन हुआ। हिंदू जागृति संगठन और बजरंग दल से जुड़े लोग सड़कों पर उतरे। पुरोला में नाबालिग लड़की भगाने और चक्राता की घटना से लोग आक्रोशित हैं। एक सप्ताह बाद भी लोगों का गुस्सा नहीं थम रहा है। यमुना घाटी के करीब 5000 से ज्यादा व्यापारी समेत अलग अलग संगठन के लोग समर्थन दे रहे हैं। पुलिस की चुनौती है कि कोई अप्रिय घटना न होगी, इसके लिए बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स रैली की निगरानी कर रही है। श्रीनगर गढ़वाल में मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने भाजपा शासनकाल की उपलब्धियों को सबके सामने रखा है। और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि देश के साथ साथ प्रदेश में भी अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। देश में सड़क मार्गों का जाल बिछा है, तो वहीं रोजगार, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ऐतिहासिक काम हुए हैं। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने संसद में NIT के स्थायी परिसर को श्रीनगर में खोलने और गढ़वाल में UPSC की परीक्षाएं आयोजित करवाने सहित तमाम मुद्दे उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही आर्थिकी के आधार पर लोगों को आरक्षण मिलेगा। सरकार चेकिंग अभियान के माध्यम से ये पता करेगी कि उत्तराखंड के किन क्षेत्रों में ये नाम बदल कर रह रहे हैं। और कहा कि लैंड जिहाद के बाद अब लव जिहाद पर भी कार्रवाई होगी। सराइखेत जा रहे थे, क्या हुआ बीच में? एक डिवाइडर बीच में आया और एक बाइक वाला रॉन्ग साइड ऐसे आया, उस बाइक के चक्कर में डिवाइडर के ऊपर गाड़ी बस चल गई, चढ़ी। खबर है नैनीताल से, जहां प्रभारी वन संरक्षक TR विजुलाल ने चार्ज संभाला है। नैनीताल पहुंचे TR विजुलाल ने कहा उनकी प्राथमिकता में पर्यटकों के लिए नैना देवी बर्ड सेंचुरी को विकसित करना होगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने के साथ ही वनों की सुरक्षा भी हो सकेगी। वन विभाग के द्वारा विगत सालों में इस क्षेत्र से शिकारियों को भी पकड़ा गया। नैना देवी बर्ड सेंचुरी को पर्यटकों के लिए विकसित करने से वन विभाग को भी आमदनी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वन्य जीव संघर्ष के दौरान लंबित मामलों और पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें निस्तारित किया जाएगा। एक तो नैना देवी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व वो चिड़ियाघर के अंदर करके उधर उसको इको टूरिज्म को बढ़ावा करने और स्थानीय लोगों का रोजगार का मौका देना है। तो उसका अच्छा 90% काम ये उसका होमवर्क वगैरह हो गया और अब वो हेड ऑफिस लेवल में पेंडिंग में है, तो उसमें प्राथमिकता दे दूंगा। और दूसरा पिरूल से रोजगार योजना मेरे टाइम में चला रहा था, तो उसमें भी अभी इस साल बारिश के वजह से बीच में बारिश आ गया, तो फायर सीजन में रिलीफ हो गया। तो उसका भी एक प्रायोरिटी में अभी मैं DFO लोग से संपर्क नहीं किया, अभी चार्ट लेके ही। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।